बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है सबको? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको और स्लाइड्स शेयर हो रही हैं आपको? ओके। मुबारक हो स्टूडेंट्स आप लोगों को रिज़ल्ट के लिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा आप लोगों का। वेल डन। और फाइनल ईयर में भी ऐसे ही मेहनत करना और अच्छे जो है मार्क्स जो है वो अचीव करना। ठीक है, खुशी होती है जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं तो अच्छे रिज़ल्ट्स लेते हैं वो। जी स्टूडेंट्स, यस आई एम हैप्पी। मेरी क्लास जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गई है तो खुशी तो होती है। फिर अब आप जो हैं वो ऑफिशियली जो है फाइनल ईयर में हो गए हैं। आई होप सो इस साल भी आप जो है वो अच्छी मेहनत करेंगे। चलें जी। हाँ है, ये क्लोज है। जी स्टूडेंट्स, चलें जी आज का हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका जो इंटरलिंक है वो डिस्कस कर रहे थे। और ऑब्जेक्टिव में हमने डिस्कस किया था द मेयर्स ऑफ डिजीज़ फ्रिक्वेंसी एंड डिजीज़ अक्रंस। ठीक है जी। इसके अलावा आज का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम कुछ पार्ट जो है इसका डिजीज़ फ्रिक्वेंसी और डिजीज़ अक्रंस का वो डिस्कस करेंगे और साथ में हम इंटीग्रेट करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस इनटू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी हमने डिस्कस की थी। ठीक है जी। कीवर्ड्स पढ़ लिए थे। एम्स हमने कुछ डिस्कस किए थे। मेजर ऑफ डिजीज़ फ्रिक्वेंसी हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने रेट्स, रेशो और प्रोपोर्शंस डिस्कस किया था और किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इसको वो हमने लर्न किया था। ठीक है जी। मोर्टेलिटी हमने डिस्कस किया था जो कि द अकरेंस ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है जी। मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशो हमने डिस्कस किए थे जिसमें क्रू डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट्स, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट वगैरह हमने जो है वो लर्न किए थे। ठीक है जी। सर्वाइवल रेट भी डिस्कस किया था। चलें जी, आज जो है हम पढ़ेंगे डिजीज़ अकरेंस, मेयर्स ऑफ डिजीज़ अकरेंस। ठीक है जी। मेयर ऑफ डिजीज़ अकरेंस जिसको हम मॉर्बिडिटी कहेंगे वो हम आज लर्न करेंगे। द अकरेंस ऑफ एन इलनेस और इलनेसेस इन अ पॉपुलेशन। ठीक है जी। उसको हम कह सकते हैं कि ये मॉर्बिडिटी है। मॉर्बिडिटी हैज़ बी डिफाइंड एज एनी डिपार्चर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है जी। द टर्म इज़ यूज इक्विलेंट टू सच टर्म एज सिकनेस, इलनेस एंड डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है जी। अगर कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको जो है वो मॉर्बिडिटी जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। WHO ने कुछ एक्सपर्ट कमेटीज़ थी, उन्होंने क्या किया? WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन हेल्थ स्टेटस नोटेड in its sixth report that morbidity could be measured in terms of 3 यूनिट्स। ठीक है जी। 3 यूनिट्स की टर्म में जो है हम मॉर्बिडिटी को मेयर कर सकते हैं। नंबर ए पे है जी पर्सन हु वर इल। ठीक है जी। सेकंड है द इलनेसेस। ठीक है जिसमें पीरियड्स और स्पेल्स ऑफ इलनेस आ जाएंगे दैट दीज पर्सन एक्सपीरियंस्ड। एंड द थर्ड है जी द ड्यूरेशन ऑफ द इज इलनेस। ठीक है जी। पहले पे पर्सन जो कि होस्ट है जिसको जो है डिजीज ने जो जिसमें डिजीज़ हुई है। ठीक है जी। दूसरा डिजीज़ इट सेल्फ आ जाती है और उसका जो है पर्सन किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है उसको, और थर्ड उसका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है जी। वो डेज़ में है, वीक्स में है, इसके अकॉर्डिंग हम फिर कहते हैं ये एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है। एक्यूट या क्रॉनिक इलनेस वगैरह हम उनको कंसीडर करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंसिडेंट्स। इसको हम जो है डिजीज़ अकरेंस जो है यानी कि मॉर्बिडिटी का जो है उसमें हम कंसीडर करेंगे। मेजर उसका है जी इंसिडेंट्स को आप कह सकते हैं इंसिडेंट रेट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ़ न्यू केसेस। ठीक है जी, जितने भी न्यू केसेस आ रहे हैं डेली बेस पे उसको हम कहते हैं कि ये किसी भी डिजीज़ का इंसिडेंस है। ठीक है जी। अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो हम जिस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। इंसिडेंस अगर हमने किसी भी पॉपुलेशन का या किसी भी डिजीज़ का जो है हमने मेजर करना है तो हम किस तरह से करेंगे। इंसिडेंस को जो है इक्वल करेंगे हम फर्स्ट पे ऊपर है जी नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ ड्यूरिंग आ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है जी, कितने न्यू केसेस आ रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और स्पेसिफिक डिजीज़ के, उसको हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो हमारे पास जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें आप एग्जांपल कुछ इस तरह से एक एग्जांपल इसमें मेंशन की गई है कि किस तरह से इंसिडेंट्स हम निकाल सकते हैं। If there had been 500 new cases of illness in a population of 30,000 in a year, ठीक है जी, the incidence rate would be, ठीक है जी। अब देखें, आप देख सकते हैं कोविड की ही आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 500 के न्यू केसेस आ रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन पॉपुलेशन जो है उस ईयर में वो 30,000 है जो कि रिस्क भी है। तो आप उसको जो है इस तरह 500 को डिवाइड करेंगे 30,000 से और उसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 16.7 पर 1000 पर ईयर जो है इंसिडेंट रेट निकलेगा। ठीक है जी, इतना जो है वो इंसिडेंट रेट उसका आएगा कि इतने परसेंट जो है वो पॉपुलेशन, इतने परसेंट जो है वो उसके इन्फेक्टेड हैं डिजीज़ से। अच्छा जी, देन है जी प्रेवलेंस। प्रेवलेंस जो है हम इसमें रेफ़र करते हैं द टर्म डिजीज़ प्रेवलेंस रेफर स्पेसिफिकली टू ऑल करंट केसेस जिसमें ओल्ड एंड न्यू केसेस आ सकते हैं एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें ओल्ड और न्यू केसेस में पॉइंट प्रेवलेंस है, पीरियड प्रेवलेंस है और पॉइंट प्रेवलेंस में कुछ डिफरेंस है और पीरियड में भी कुछ डिफरेंस है। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट प्रेवलेंस अगर आप देखें, पॉइंट प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज़ इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस, ठीक है जी, ओल्ड एंड न्यू ऑफ अ डिजीज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन सेवरल डेज और इवन अ फ्यू वीक्स। ठीक है जी, अब पॉइंट प्रेवलेंस किसी एक पॉइंट पे होगी, टाइम के किसी एक पॉइंट पे होगी और इसमें तमाम केसेस आ जाएंगे, करंट केसेस जिसमें ओल्ड और न्यू केसेस आ जाएंगे और किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में। ठीक है जी, पॉइंट प्रेवलेंस इज़ गिवन बाय द फार्मूला। उसका ये फार्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑल करंट केसेस जिसमें हम ओल्ड और न्यू केसेस जो हैं और स्पेसिफिक डिजीज़ के जो है एग्जिस्टिंग इन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम ऊपर रखेंगे। देन जो है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट इन द टाइम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारे पास जो है वो पॉइंट प्रेवलेंस आ जाएगी। फिर पीरियड प्रेवलेंस है अ लेस कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ प्रेवलेंस इज पीरियड प्रेवलेंस। ठीक है जी, इट मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करंट केसेस ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। वो पॉइंट ऑफ टाइम है और लेकिन ये डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम है जो कि सीजनल भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है। ठीक है जी, तो इसको हम जो है वो डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन केसेस राइजिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हम इसमें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस जो है ओल्ड एंड न्यू लेंगे स्पेसिफिक डिजीज़ के ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो समर में ज़्यादा होती है, एनुअली ज़्यादा होती है, 6 मंथ में ज़्यादा होती है, सीजनल होती है, किस तरह से है। उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड मिड इंटरवल पॉपुलेशन एट रिस्क और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 100 से। तो हमारे पास जो है पीरियड प्रेवलेंस है। पॉइंट से है कि स्पेसिफिक टाइम जो है उसके पॉइंट पे होगी, लेकिन पीरियड में है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आकर होगी। ठीक है जी, अब कुछ मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो कि हम कम्युनिटी हेल्थ में जो है वो अप्लाई करते हैं। वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। इसको हम एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस भी कह सकते हैं। तो आप देखें, थ्री मेन डिज़ाइन हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट एम्प्लॉय थ्री डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ विच आर यूज्ड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एनालिटिकल मेथड है और एक्सपेरिमेंटल मेथड है। पढ़े हुए हैं आप लोगों ने ये मेथड्स पहले?
स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स पढ़े हुए हैं पहले, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल। ये रिसर्च में भी यूज़ होंगे, कम्युनिटी में भी हम ये यूज़ करते हैं, रिसर्च में भी हमारी जो है आप लोगों की जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो भी इन की बेस पे जो है वो ज़्यादातर होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इज कंसर्न्ड with the study of frequency and distribution of the disease and health related events in a population in terms of person, place and time। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव में है एक्चुअली ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी, उसमें जो है उसकी डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी किस तरह से हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये उसको डिस्क्राइब करेगा। और इसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। किस पर्सन में है, किस जगह पे हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम फिर स्टडी करते हैं। दिस मेथड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑल आर इफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ रिलेटेड इवेंट और प्रॉब्लम्स where the cases occur and where when they occur the data is collected about। ठीक है जी, ये तमाम हेल्थ जो पर्टिकुलर डिजीज़ होती हैं या हेल्थ इवेंट होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी, इसमें हम डिजीज़ किस तरह से अकर हो रही है, कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये एक्चुअली हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जो डाटा कलेक्शन में हेल्प आउट करेगा। इसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, क्लास, डाइटरी पैटर्न्स और हैबिट्स वगैरह जो है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। ठीक है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया गया है कि उसमें वो एज बताएगा कि पेशेंट की या पर्सन की जो पॉपुलेशन है जो इफेक्टेड है किसी डिजीज़ से, उसकी एज क्या है, उसकी सेक्स क्या है, यानी कि मेल में ज़्यादातर है या फीमेल में है, रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या, ऑक्यूपेशन किस तरह से इफेक्ट इसमें आएगा, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, इनकम क्या है, ईटिंग पैटर्न्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसमें हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद प्लेस है जी, प्लेस में हम ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो इन तीन चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो प्लेस में हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेज, यानी कि एरियाज ऑफ हाई कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन एंड स्पॉटिंग इन द मैप, किन एरियाज़ में जो है केसेस ज़्यादा हैं और किन एरिया में कम हैं, ये उसके बारे में हमें प्रॉपर जो है नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, कुछ इलनेसेस होती हैं, कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं जो कि क्राउडेड एरिया में ज़्यादा होती हैं और लो क्राउड एरिया में कम होती हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ पोल्यूशन एरिया में, हाई पोल्यूटेड एरिया में कुछ डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, इस तरह लो पोल्यूटेड एरिया में कम होती हैं। तो उसके बारे में हमें प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताएगा। देन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, इसमें ये बताएगा कि वो ईयरली होती है कोई डिजीज़, एनुअली हो रही है या सीजनल है या मंथ में, वीकली है, डे है या आवर है ऑफ द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़, उसका क्या है। ठीक है जी, कब से डिजीज़ है और उसकी ड्यूरेशन भी बताएगा कि अक्यूट है या क्रॉनिक है। ठीक है जी, तीन चीज़ें जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है वो बताता है। Then है जी, such informations give clue to possible associated factors such as age with specific disease। ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल मीजल है, डिप्थीरिया है, परटूसिस है, इन अर्ली चाइल्डहुड में होती है। ठीक है जी, ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो किस एज पीरियड में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में भी हमें क्लू देता है। तो हमने देखा कि चाइल्डहुड इलनेसेस में हमने देख लिया कि मीजल्स हो सकता है, डिप्थीरिया, परटूसिस हो सकती है, लेकिन अगर हम कैंसर देखें तो वो ज़्यादातर मिडिल एज पीपल में होता है। इस तरह आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है वो ज़्यादातर ओल्ड एज में है। इसके अलावा कुछ हैबिट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं डिजीज़ के पैटर्न को, जिसमें हम देख सकते हैं लाइक स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर के साथ हो सकती है, डाइटरी पैटर्न भी तो बेस्ट को लीड करेगी। ठीक है जी, तो ये तमाम डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं और फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ परसेंटेजेस, रेट्स एंड रेशोज़। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है जो कि हमें एक्चुअली डिस्क्राइब करा है, तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हमें देता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। ये हम कम्युनिटी हेल्थ में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। जब हम सर्वे वगैरह करते हैं, जब हम जो है नॉर्मल स्टडीज़ वगैरह करते हैं तो उसमें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैप स्टडी वगैरह करते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देन है जी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ठीक है जी, ये भी डिस्क्रिप्टिव मेथड का ही डिज़ाइन है।
ठीक है जी, उसी की उसकी फर्दर डिवीजन है, उसी का ही टाइप है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन दिस डिज़ाइन ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ स्टडी द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एट अ वन पॉइंट इन द टाइम। ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन करके किया जाता है पॉपुलेशन का, और उसको हम एट वन पॉइंट इन द टाइम जो है उसमें हम देखते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडीज़ आर अप्लाइड द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडीज़ आर अप्लाइड और प्रेवलेंस स्टडी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम केसेस जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं, करंट हो या ओल्ड केसेस, न्यू ओल्ड और न्यू केसेस में स्टडी किए जाते हैं। और ये जो है एक लाइक किसी भी पॉपुलेशन का जो है एक समरी आप कह सकते हैं कि आपको प्रोवाइड करती है कि फ़लाँ फ़लाँ पॉपुलेशन में अगर कोई डिज़ीज़ है या किसी भी डिज़ीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसका एक समरी जो है आपको प्रोवाइड करती है। Then longitudinal studies है। longitudinal studies are useful for studying the natural history of the disease। ठीक है, जिसमें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जो है उसको हम स्टडी करते हैं। फाइंडिंग आउट इंसिडेंस रेट ऑफ द डिजीज़ एंड आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स ऑफ द डिजीज़। इसमें हम उसके इंसिडेंस रेट्स को हम देखेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हमने प्रेवलेंस जो है उसको फोकस किया था, उसको हम प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है इसको हम इंसिडेंट स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इंसिडेंट रेट्स जो है डिजीज़ के उसमें हम फाइंड आउट करते हैं और उसके जितने भी रिस्क फैक्टर्स होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आर मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन क्रॉस सेक्शन स्टडीज़। और ये मोर एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग इसमें क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी, हम सालों साल तक किसी पर्सन को जो है हमें फॉलो करना पड़ता है, पेशेंट्स को, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड मेथड है जी एनालिटिकल मेथड। ठीक है, पहले हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ा और उसको हमने यानी कि हमने कहा कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिस्क्राइब करता है पर्सन, प्लेस और टाइम को। और उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन स्टडी पढ़ी है जो कि प्रेवलेंस को शो करती है, और फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसमें हमने डिस्कस की है जो कि इंसिडेंट्स को जो है वो शो करेगी। अब सेकंड मेथड जो है एपिडेमियोलॉजी का या एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन जो है वो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। यू हैव लर्न दैट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जनरेट एटियोलॉजिकल क्लूज फॉर वेरियस डिजीजेज, हेल्पिंग इन फॉर्मुलेटिंग अ गेस और हाइपोथेसिस फॉर फर्दर विगरस स्टडी और टेस्टिंग। ठीक है जी, हमने ये देखा कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो है हमें जस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, हमें क्लू प्रोवाइड कर रही है अबाउट डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमें क्लू प्रोवाइड करती है कि उसके क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है, और उसी की बेस पे हम जो है फर्दर टेस्टिंग के लिए हम हाइपोथेसिस वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल अगर आप देखें, सिगरेट स्मोकिंग 10 to 20 इन अ डे कॉजेज लंग कैंसर इन 10 to 15% ऑफ स्मोकर्स आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। ठीक है जी, ये हमने जो है डाटा जो है हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमने कैप स्टडी के थ्रू जो है हमने लिया था। ठीक है जी। लेकिन वाइफ बैटरिंग इज रिलेटेड टू वायलेंस इन विक्टिम्स चाइल्डहुड फैमिली ऑफ ओरिजिन। अब इसमें क्या है जी, दीज टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर फर्दर स्टडीड एंड टेस्टेड बाय द एनालिटिकल स्टडीज टू डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ द कॉज विद द इफेक्ट। जब हमने कॉज इफेक्ट जो है हमने एसोसिएशन, जब हमने कॉज एंड इफेक्ट की जो एसोसिएशन है उसको हमने कोई रिलेशनशिप जो है अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फिर हम जो है एनालिटिकल मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। सिंपल स्टडी के लिए, सिंपल रिजल्ट्स करने हासिल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन उस डिस्क्रिप्टिव स्टडी ने जो है जो हमें एटियोलॉजिकल क्लूज प्रोवाइड किए हैं, हम उनके दरमियान क्या एसोसिएशन है वो देखने के लिए क्या है बाकी उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम फिर एनालिटिकल मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। इसमें एनालिटिकल मेथड में केस कंट्रोल स्टडी आ जाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। In this method, a group of people who have been diagnosed as having a particular problem, for example, lung cancer cases, are compared with a group of people who are similar in characteristics to that of cases, but they are free from the problem.
फॉर एग्जांपल फ्री फ्रॉम लंग कैंसर अंडर स्टडी कंट्रोल्स। अब केस कंट्रोल स्टडी है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ठीक है जी। अब इसमें हम केस कंट्रोल स्टडी में हम एक हमारे पास दो ग्रुप आते हैं, एक तो जो है वो कंट्रोल ग्रुप होता है, एक जो होता है वो फ्री होता है। एक हमारे पास सिम्टम्स वाला ग्रुप होगा कि हम देखेंगे कि ऐसा जो कि डायग्नोज हुआ लंग कैंसर के साथ, उसको हम कंपेयर करेंगे उन पर्सन के साथ जो कि जिनमें प्रॉब्लम नहीं है, जो कि फ्री ऑफ प्रॉब्लम है। तो वो जो कि अंडर स्टडी होती है उनको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। इन दोनों का जो है हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी। एक डिजीज़ ग्रुप होगा और एक डिजीज़ फ्री ग्रुप होता है इसमें। कोहॉर्ट स्टडी अगर हम देखें, कोहॉर्ट इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एट अ सर्टेन टाइम शेयरिंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंस। ठीक है जी। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इसमें हम स्टडी करते हैं जो कि हम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर कर रहे हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल बोर्न ऑन द सेम डे और द सेम ईयर, बर्थ कोहॉर्ट हम उसको कहेंगे। कपल मैरिड इन द सेम ईयर, मैरिज कोहॉर्ट उसको हम कहेंगे। अ क्लास ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, इसमें हम एक्सपीरियंस कोहॉर्ट कहेंगे। एंड पीपल विद द सेम ऑक्यूपेशन, उसको हम ऑक्यूपेशन कोहॉर्ट कहेंगे। उसको हम कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं, यानी कि सेम जो करेक्टरिस्टिक्स के पीपल होंगे और सेम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें हम उन लोगों को जो है वो स्टडी करेंगे और उस पॉपुलेशन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं आगे, एक जो है जी प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, देन है जी रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में अगर आप देखें, कोहॉर्ट स्टडी इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बिकॉज द ग्रुप अंडर स्टडी इज फ्री फ्रॉम द डिजीज but exposed to risk factors and epidemiological study the development of our condition over time, example lung cancer। अब इसमें प्रोस्पेक्टिव में हम ये देखते हैं ऐसे ग्रुप को हम जो है वो स्टडी करेंगे जो कि फ्री ऑफ डिजीज़ है, लेकिन हम उनको जो है एक्सपोज करेंगे रिस्क फैक्टर से। यानी कि फॉर एग्जांपल जो ऐसे लोग जिनमें लंग कैंसर नहीं है लेकिन हम उनको एक्सपोज करेंगे स्मोकिंग से, तो फिर हम स्टडी करेंगे कि ओवर द टाइम पीरियड जो है उनमें लंग कैंसर डेवलप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी। इसको हम प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी। इन दिस टाइप ऑफ द स्टडी डिज़ाइन द इवेंट हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसमें जो है ऑलरेडी जो पर्सन जो है डिजीज्ड पर्सन होंगे उनको जो है हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब लास्ट पे हमारा है जी एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो हैं हम देखें आर सिमिलर इन अप्रोच टू कोहॉर्ट स्टडीज़ एक्सेप्ट दैट कंडीशंस आर अंडर द केयरफुल कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। सिमिलर इसी तरह होंगी, कोहॉर्ट स्टडीज़ की तरह होंगी, लेकिन इसमें जो है वो केयरफुल कंट्रोल होगा इन्वेस्टिगेटर का। और इसमें क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उसको केयरफुली कंडीशंस में रखेंगे और उसको प्रॉपर्ली जो है कंट्रोल कंडीशंस में रखते हैं। जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी पॉपुलेशन जो है वो अंडर स्टडी होगी। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर डन टू कंफर्म द etiology ऑफ द डिजीज़। उसको हम डिजीज़ की etiology को कंफर्म करने के लिए करते हैं। establish the efficacy of preventive और therapeutic measures and to evaluate the health care services। ठीक है जी। हम देखते हैं कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट अगर हम लेते हैं, हम उनको अंडर स्टडी रखेंगे और फिर उसमें हमने कंफर्म करेंगे etiology कि किस वजह से हुआ। उसके बाद हम उनको कोई एडसी ड्रग्स जैसे इंटरफेरोन वगैरह थेरेपी वगैरह जो है रिसर्चर वगैरह ने अप्लाई की। ठीक है जी। और फिर हमने देखा कि उसका क्या रिज़ल्ट है, उसकी वजह से उनमें वो डिज़ीज़ क्योर हुई या नहीं हुई। फिर हम उसको ठीक है जी उसको हम इवैल्यूएट करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज को, यानी कि इंटरफेरोन थेरेपी है जो हमने दी उसको हम उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्ली यूज़फुल रही या नहीं रही। ठीक है जी। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हम करते हैं। These studies are done under controlled conditions, and the investigator, administrator, and intervention gives the treatment to the experimental group, which is either exposed to causative factors of disease or preventive therapeutic measures to improve or influence health or prevent disease, but not to the control group, which is similar to experimental group in all its aspects। ठीक है जी। तो ये जो है हम कंट्रोल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है हम ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सारी इंटरवेंशन में अप्लाई करेंगे और एट द एंड उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि डिज़ीज़ जो है वो थेरेपेटिक मेजर्स की वजह से उसमें कोई क्योर उसकी रिकवरी हुई है या नहीं है, प्रॉपर क्योर हुआ है या नहीं, वो फिर हम देखेंगे। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में जो है हम कोई भी मेडिकेशन वगैरह नहीं देंगे और उसको एज इट इज़ जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम साथ लेके चलते हैं।
ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये तो था आज का लेक्चर। समझ आया है सबको? जी स्टूडेंट्स, समझ आया आज का लेक्चर? कुछ पूछना है आप लोगों ने आज के लेक्चर में से? मैं आप लोगों को जो है नोट्स वगैरह जो है वो शेयर कर देती हूँ, स्लाइड्स। आप लोग बैठ के जो है इसको स्टडी करें। अली हमजा को मैं सेंड कर देती हूँ स्लाइड्स। ठीक है अली हमजा, फिर आप लोगों को शेयर कर देगा। ये जो है जितने भी अभी तक हमने स्टडी किया है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो है उसकी रिवीजन थी। फर्स्ट यूनिट में कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, तो पढ़ाने का दोबारा मकसद यही था कि आप लोगों की जो है वो रिवीजन हो जाए। जी स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन करें, और जब आप लोग वापस आएंगे तो मैं फर्स्ट यूनिट का जो है आप लोगों का टेस्ट लूँगी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो है कम्प्लीटली जो है वो मीट आउट होने चाहिए। नेक्स्ट वीक से जो है हम सेकंड यूनिट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे।